हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं निकाय, परिवेश और निकाय के प्रकारों के बारे में। आज हम इस वीडियो में उससे आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। प्रत्येक तंत्र में एक निश्चित ऊर्जा पाई जाती है, या कह सकते हैं प्रत्येक तंत्र में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा पाई जाती है जो तंत्र की प्रकृति, ताप और दाब पर निर्भर करती है, जिसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा वास्तव में उस तंत्र के संगठन में, आंतरिक ऊर्जा वास्तव में अणु के संगठन में निहित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का योग है, जो इस प्रकार है। अणुओं की स्थानांतरणीय ऊर्जा, दूसरा है अणुओं की कंपन ऊर्जा, तीसरा है अणुओं की घूर्णन ऊर्जा, चौथा अणुओं की कूलाम्बिक ऊर्जा और पांचवा संगठन से संबंधित शेष ऊर्जाओं का योग। तो एक एक करके देख लेते हैं। स्थानांतरणीय ऊर्जा, ट्रांसलेशनल एनर्जी। द्रवों और गैसों में उनके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करते हैं, गति करते हैं। उस गति के कारण जो उनमें ऊर्जा होती है वो होती है उनकी स्थानांतरणीय ऊर्जा, जिस ऊर्जा के कारण वो गति कर रहे हैं। दूसरा होता है कंपन ऊर्जा, ये पाई जाती है ठोसों में। ठोसों में क्या होता है, अणु आपस में पास पास जुड़े रहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के द्वारा, विद्युत संयोजी बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो वो अपने स्थान से परमाणु जो जा नहीं सकते, लेकिन अपने मूल स्थान के इधर उधर कंपन करते हैं। ऐसे ऐसे पास आएंगे, दूर हटेंगे, पास आएंगे, दूर हटेंगे, यानी कि इसे बोलते हैं कंपन। इस कंपन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं अणुओं की कंपन ऊर्जा। तीसरा है घूर्णन ऊर्जा, यानी कि रोटेशनल एनर्जी। कुछ अणु क्या करते हैं, कुछ अणुओं में परमाणु एक दूसरे से परमानेंटली जुड़े रहते हैं, लेकिन एक अक्ष उस अणु का जो सेंटर होगा उस अक्ष के सापेक्ष घूमते रहते हैं, ऐसे लट्टू की तरह। तो उसके कारण जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं घूर्णन ऊर्जा, रोटेशनल एनर्जी। तीसरी होती है कूलाम्बिक ऊर्जा। कूलाम्बिक ऊर्जा होती है विद्युत संयोजी बंधों के कारण, यानी कि प्लस और माइनस चार्ज वाले, प्लस और माइनस आवेश के कारण उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। उसके कारण उनको बांधे रखने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो होती है प्लस और माइनस आवेश वाले आयनों के बीच, या एक उदासीन परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और नाभिक को दूर भगाएगा। तो उसके लिए क्या होती है, कूलाम्बिक ऊर्जा होती है वहाँ पे। तीसरी है संगठन से संबंधित शेष ऊर्जाएं, जो संगठन में निहित है, जो उन परमाणुओं को आपस में जोड़े हुए हैं, अणुओं को आपस में जोड़े हुए उस पदार्थ में या उस तंत्र में। तो ये होता है आपकी इन सभी का योग आंतरिक ऊर्जा। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिक्रिया ऊष्मा। अभिक्रिया ऊष्मा यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा आप स्पष्ट रूप से जानते हो। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु या किसी तंत्र के गर्म या ठंडे होने का आभास कराती है। ठीक है, तो ऊष्मा होती है ऊर्जा का एक रूप, भौतिक रूप है ऊर्जा का, जो हमें किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्म होने का आभास कराती है। तो पहली टॉपिक है इसमें। अब दूसरा टॉपिक अभिक्रिया ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। किसी रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त अभिकारकों के ग्राम अणुओं की परस्पर पूर्ण अभिक्रिया होने पर जो ऊष्मा उत्पन्न या शोषित होती है, अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। किसी रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त अभिकारकों के ग्राम अणुओं की, ग्राम अणु मोल, ग्राम अणुओं की परस्पर पूर्ण अभिक्रिया होने पर जो ऊष्मा उत्पन्न या शोषित होती है, अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है। उदाहरण देखते हैं इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अभिक्रिया ऊष्मा का। जैसे मान लीजिए C है, कार्बन है, C+
O2 कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए, ये हो गया इसका उदाहरण। तो क्या बनता है, CO2 बनती है प्लस 94.3 किलो कैलोरी, KCAL का मतलब है किलो कैलोरी, ऊष्मा की इकाई होती है। C प्लस O2 मिलकर बना रहे हैं CO2 प्लस उसके साथ साथ 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया होने पर CO2 बना रहे हैं, इनके बीच अभिक्रिया हो रही है पूरी, तब ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ये हो गई इसकी अभिक्रिया ऊष्मा। ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया ऊष्मा हमेशा निकलेगी, उत्पन्न नहीं होगी, शोषित भी हो सकती है। कैसे, अभी दिखाते हैं। देखिए दूसरी रिएक्शन दिखाते हैं हम, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी, शोषित होगी। कैसे, N2 प्लस 3H2 एरो, ये बनाएगा NH3 के 2 मॉलिक्यूल, अमोनिया के 2 अणु, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण है। इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्पन्न नहीं होती इसमें, सॉरी उत्पन्न नहीं होगी, तो दूसरी बताते हैं। तो हमने वो पहले वाली ले ली। N2 प्लस O2 एरो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके बनाएंगी नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लस इसमें उत्पन्न होती है ऊष्मा लगभग 22.4 किलो कैलोरी के आसपास। एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इसकी वैल्यू कंफर्म थोड़ा डाउट है हमको। तो इस अभिक्रिया में माइनस N2 और O2 परस्पर क्रिया करते हैं, तो इतनी ऊष्मा गर्म करना पड़ेगा, इसे इतनी ऊष्मा अवशोषित करेगी, तब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो क्या है, ऊष्मा अवशोषित, माइनस का मतलब है इधर आके प्लस हो जाएगी। N2 प्लस O2 के साथ साथ 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा हम देंगे, यानी कि अवशोषित करेगी, तब ये रिएक्शन होगी। तो ये होगी इसकी अभिक्रिया ऊष्मा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उत्पादन ऊष्मा। उत्पादन ऊष्मा, इनके हीट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन ऊष्मा थोड़ा सा इससे चेंज है। देखिए क्या होती है उत्पादन ऊष्मा। अभिकारकों या तत्वों की परस्पर क्रिया द्वारा अभिकारक उत्पाद का 1 ग्राम अणु 1 मोल बनने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न या शोषित होती है, उत्पादन ऊष्मा कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अभिकारकों की परस्पर क्रिया द्वारा उत्पाद का 1 ग्राम अणु बनने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न या शोषित होती है, उस उत्पाद की उत्पादन ऊष्मा कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये उदाहरण ले लेते हैं, ये सभी में कॉमन हो जाएगा। C+ आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। हर प्रोस्पेक्टिव में अलग अलग तरह से यूज होगा, देखिए बताते हैं कैसे। C+O2 एरो, CO2 प्लस 94.3 किलो कैलोरी। C और O2 कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन अणु परस्पर क्रिया करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न भी हो रही है। तो ये जो ऊष्मा है ये CO2 की उत्पादन ऊष्मा है। CO2 बनाने पर इतनी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसके घटक अवयवों से, यानी कि अभिकारकों से। तो ये क्या हो जाएगी 94.3 किलो कैलोरी CO2 की उत्पादन ऊष्मा। अब की बात इसकी उत्पादन ऊष्मा होगी प्रोडक्ट की।
ठीक है, ये CO2 की उत्पादन ऊष्मा है इसकी केवल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्पादन ऊष्मा हो गया। अब देखते हैं दहन ऊष्मा। दहन ऊष्मा, हीट ऑफ कंबस्टन। नेक्स्ट टॉपिक है दहन ऊष्मा यानी हीट ऑफ कंबस्टन। किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु का मतलब होता है 1 मोल। किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु का पूर्ण दहन करने पर जितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उस पदार्थ की दहन ऊष्मा कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, दहन ऊष्मा किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु का पूर्ण दहन करने पर जितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे दहन ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, दहन का मतलब होता है जलाना, जलाने पर। उदाहरण देखते हैं, सेम यही बहुत अच्छा उदाहरण है, ये कार्बन की दहन ऊष्मा भी है। एक ही उदाहरण आपका कई जगह काम करेगा। तो ये हो जाएगा उदाहरण इसका C+O2 C+O2 एरो CO2 प्लस 94.3 किलो कैलोरी। C+O2 एरो CO2 प्लस 94.3 किलो कैलोरी। ये क्या है? अब की बार कार्बन की दहन ऊष्मा है, उत्पादन नहीं। ये CO2 की उत्पादन ऊष्मा भी हो जाएगी ऐसे। अब क्योंकि हमने कार्बन का दहन किया है, कार्बन को जलाया है, तो इसलिए ये हो गई अब की बार कार्बन की दहन ऊष्मा। और नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, तो दहन ऊष्मा समझ गए, किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु यानी कि 1 मोल का पूर्ण दहन करने पर जितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे दहन ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है उदासीनीकरण ऊष्मा यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर जेड भी मिल सकता है, कुछ किताबों में आपको एस भी मिल सकता है, इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जेड हो या एस हो, जब जेसन शब्द आता है वहां पर ये कंबाइंड रूप से प्रयुक्त हो जाते हैं दोनों ही। ठीक है, तो अगली हेडिंग है हमारी उदासीनीकरण ऊष्मा। तो सुनिए ध्यान से क्या होती है उदासीनीकरण ऊष्मा। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के साथ, ध्यान से सुनिए, यहां पर मोल नहीं आ रहा, यहां पर आ रहा है ग्राम तुल्यांक। उदासीनीकरण ऊष्मा 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल एसिड का 1 ग्राम तुल्यांक क्षार यानी कि बेस के द्वारा पूर्ण उदासीनीकरण पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुने, ठीक है। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के द्वारा पूर्ण उदासीनीकरण पर जितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। अब इसका उदाहरण देखेंगे तो ये कंफ्यूज ना होगा, यही उदाहरण फिर से चल जाएगा। C+O2 एरो CO2, यहाँ पर ये नहीं चलेगा, यहाँ पर उदाहरण आपका चेंज हो जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर है एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH, ये होता है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये परस्पर रिएक्ट करते हैं, इनकी जब क्रिया कराते हैं तो बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल प्लस 13.7 किलो कैलोरी। तो ये आपकी उदासीनीकरण ऊष्मा है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
प्लस NaOH, ये अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। इनकी जब परस्पर क्रिया कराते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, बन जाता है NaCl प्लस H2O प्लस 13.7 किलो कैलोरी। यही आपकी है उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदासीनीकरण ऊष्मा। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के साथ पूर्ण उदासीनीकरण पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। नेक्स्ट टॉपिक है, अब 2 टॉपिक और बचे हैं, उन्हें आपको इसी वीडियो में हम पूरा करते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको कराएंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका आता है एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी को थैल्पी भी लिख सकते हो, थेल्पी भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उच्चारण का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, एक ही मात्रा लगाओगे तब भी ठीक है। एंथैल्पी ये इंग्लिश में, इंग्लिश का ही वर्ड है एंथैल्पी, इसकी स्पेलिंग यही रहेगी एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, ध्यान से सुने। पदार्थ की संपूर्ण ऊर्जा उसके संगठन में ही निहित होती है, जिसे एंथैल्पी कहते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन ध्यान से सुने। पदार्थ की संपूर्ण ऊर्जा उसके संगठन में ही निहित होती है, जिसे उस पदार्थ या तंत्र की एंथैल्पी कहते हैं। इसे कैपिटल H से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल H से दर्शाते हैं। ये हो गया आपकी एंथैल्पी। एंथैल्पी निकाय या तंत्र का अवस्था फलन है। ये तंत्र की अवस्था पर भी निर्भर करता है। तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्थाओं के बीच अंतर निकालते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है, डेल्टा H। ये आपको केवल ऐसे याद रखना है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एक अवस्था फलन है जो तंत्र की अवस्थाओं पर निर्भर करता है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, उनके बीच जब निकालते हैं एंथैल्पी का चेंज तो डेल्टा H हो जाता है वो एंथैल्पी परिवर्तन। तो वो होता है H2 माइनस H1, अंतिम एंथैल्पी माइनस प्रारंभिक एंथैल्पी। ये केवल आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो केवल इतना याद रखना। एंथैल्पी लिखेंगे आप क्या, केवल इतना लिख देंगे। एंथैल्पी पदार्थ की संपूर्ण ऊर्जा उसके संगठन में ही निहित होती है, जिसे उस तंत्र या पदार्थ की एंथैल्पी कहते हैं। इसे कैपिटल H से दर्शाते हैं। या एंथैल्पी परिवर्तन लिखना चाहो लिख लो, चलो। एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H हो जाएगा, परिवर्तन का मतलब डिफरेंस, तो इसको कहेंगे डेल्टा H। कुछ बायो वाले बच्चे हैं जिनको इस शब्द पता नहीं होता, इसको बोलते हैं त्रिभुज कक्षा जो बनाया हमने केमिस्ट्री में, इसके 2 अलग अलग मीनिंग होते हैं। किसी अंग्रेजी के अक्षर के पहले लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं डेल्टा, और वो दिखाता है 2 राशियों के बीच अंतर को, इसको पढ़ते हैं हम डेल्टा। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है यहाँ पर अंतर, 2 राशियों के जिसके पहले लगाया है उसी के 2 मानों के बीच अंतर होता है डेल्टा। यदि तीर के ऊपर दिखाते हैं इसी को, यदि किसी एरो के अभिक्रिया में तीर के ऊपर दिखाते हैं डेल्टा, तो वहां पर इसका मतलब होता है गर्म करना, हीट। ठीक है, यदि किसी अंग्रेजी के अक्षर के पहले लिखते हैं तो उसका मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब वहां पर होता है अंतर, उसके 2 मानों के बीच अंतर है, डिफरेंस है। और यदि तीर के ऊपर लगाएंगे तो वहां पर शो करेगा केमिस्ट्री में क्या, गर्म करने के सिंबल को, गर्म किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H क्या हो जाएगा, इसको हम निकालते हैं H2 मतलब अंतिम एंथैल्पी माइनस H1 प्रारंभिक एंथैल्पी। किसी तंत्र की प्रारंभिक एंथैल्पी को उसकी अंतिम दूसरी अवस्था में एंथैल्पी है उसमें से घटा देंगे तो एंथैल्पी का परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1। नेक्स्ट हेडिंग है इसी टॉपिक में आपकी एंट्रोपी। ये पहले नहीं थे इतने इंपॉर्टेंट, लेकिन नए सिलेबस में टॉपिक कुछ इन्वॉल्व किए गए हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी ऐसे लिख दीजिए, चाहे इसके ऊपर अंक की बिंदी लगा देंगे, इसको आधी आना को हटा के
तब भी ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है वो देखिए। एंट्रोपी किसी निकाय का एक अवस्था फलन है जो निकाय की अवस्थाओं पर निर्भर करता है, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था। तो लिखेंगे ऐसे नहीं, केवल लिखेंगे इतना ही, एंट्रोपी एक अवस्था फलन है जो निकाय की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। तो थोड़ा यहाँ पर ओड हो जाएगा ज़्यादा, तो ये नहीं मत करिए। हम आपको दूसरी डेफिनेशन बताते हैं, 2 डेफिनेशन है, दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स भी बना लेना, जो आपको पसंद आए वो लिख देना, हम उस दोनों ही वो सही। तो पहली एंट्रोपी बताते हैं जो आपको जीव विज्ञान में पढ़ाई जाती है। एंट्रोपी होती है ऊर्जा की वह मात्रा, ध्यान से सुनिए आप, एंट्रोपी ऊर्जा की वह मात्रा जो ऊर्जा रूपांतरण के समय वायुमंडल में छितर जाती है, यानी कि बिखर जाती है, एंट्रोपी कहलाती है। ऊर्जा की वह मात्रा जो ऊर्जा रूपांतरण के समय वायुमंडल में छितर जाती है, एंट्रोपी कहलाती है। ऊर्जा रूपांतरण का मतलब ऊर्जा के एक रूप को जब दूसरे रूप में हम कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो ऊर्जा की कुछ मात्रा जो है उसमें से लॉस हो जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। तो जो जितनी ऊर्जा वायुमंडल में चली जाती है एक रूप से दूसरे रूप में बदलते समय, उसी को कहते हैं हम एंट्रोपी। पहली डेफिनेशन तो ये हुई, ठीक। ऊर्जा की वह मात्रा जो ऊर्जा रूपांतरण के समय वायुमंडल में छितर जाती है, यानी कि बिखर जाती है, एंट्रोपी कहलाती है। ये तो हो गया आपकी जो हमने पढ़ी अब तक ज़्यादा मेनली। अब बताते हैं आपको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसकी दूसरी है, तो वो भी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन उसको इतना जो है फिजिकल केमिस्ट्री में इतनी उसको वैल्यू नहीं दी जाती। दूसरी डेफिनेशन है वो सुनिए। एंट्रोपी किसी तंत्र की अनियमितता का मापक है। ध्यान से सुने, दूसरी डेफिनेशन है, अथवा करके लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख दीजिए। एंट्रोपी किसी तंत्र की अनियमितता, रैंडमनेस, अनियमितता का मापक है। जैसे जैसे किसी तंत्र की अनियमितता बढ़ती जाती है, उस तंत्र की एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है। एंट्रोपी किसी तंत्र की अनियमितता का मापक है। जैसे जैसे किसी तंत्र की अनियमितता बढ़ती है, उसकी एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है। जैसे बर्फ में जल के अणु नियमित क्रम में जुड़े होते हैं, लेकिन जब बर्फ को गर्म करके पिघलाया जाता है, इनके बर्फ को गर्म करने पर पिघलाया जाता है और वह जल में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता है, तो अणुओं की नियमितता क्या होती है, अणुओं में कुछ अनियमितता आ जाती है, अर्थात तंत्र की एंट्रोपी बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब जल को गर्म करके भाप में परिवर्तित किया जाता है, जल वाष्प यानी कि भाप में परिवर्तित किया जाता है, तो अणुओं की अनियमितता और भी बढ़ जाती है, यानी कि अणु नियमित क्रम में नहीं रहेंगे, इधर उधर भागेंगे भाप में। बर्फ में क्या थे, एक जगह बंधे हुए थे, नियमित क्रम में थे, उससे पिघलाया तो जल के अणु, जल में H2 के जो अणु हैं वो इधर उधर घूमने लगते हैं उसके अंदर, यानी कि नियमित क्रम में नहीं रहे, थोड़ी सी नियमितता डिस्टर्ब हो गई, अनियमित हो गया। उसके बाद जब गर्म करके भाप बनाया तो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, वो इधर उधर भाप के अणु भागेंगे स्वतंत्र रूप से, तो क्या होगा, वहाँ पर अनियमितता और भी बढ़ गई। तो क्या लिखेंगे, बर्फ में जल के अणु नियमित क्रम में होते हैं, लेकिन जब बर्फ को गर्म करके द्रव में बदला जाता है तो उसके अणुओं की नियमितता समाप्त होने लगती है, अर्थात अनियमितता बढ़ने लगती है। और यह अनियमितता तब और अधिक बढ़ जाती है जब जल को गर्म करके भाप में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात इसी क्रम में बर्फ से जल और जल से भाप बनने, इसी क्रम में तंत्र की एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है। एंट्रोपी को कैपिटल एस से दर्शाते हैं। थोड़ी आपको कन्फ्यूजन हो गया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ पूरी कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में हम आपको समझाते हैं, तो उससे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, लिखने की टोन बता रहा हूँ किस तरह से लिखोगे। एंट्रोपी दोनों डेफिनेशन एक साथ कंबाइंड बताता हूँ। ऊर्जा की वह मात्रा जो ऊर्जा रूपांतरण के समय वायुमंडल में छितर जाती है, एंट्रोपी कहलाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं
एंट्रोपी किसी तंत्र की अनियमितता का मापक है। जैसे जैसे तंत्र की अनियमितता बढ़ती है, तंत्र की एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए बर्फ में जल के अणु नियमित क्रम में होते हैं, लेकिन जब बर्फ को गर्म करके द्रवित किया जाता है, जल में बदला जाता है, तो उसके अणुओं की अनियमितता बढ़ जाती है, अर्थात तंत्र की एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। और जब जल को और गर्म करके भाप में बदला जाता है तो अनियमितता और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी क्रम में तंत्र की एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है। एंट्रोपी को कैपिटल एस से दर्शाते हैं। यह भी एक अवस्था फलन है, अर्थात एंट्रोपी परिवर्तन क्या हो जाएगा, अवस्था फलन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन, ऐसी राशि जो तंत्र की किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं पर निर्भर करे तो उसे कहते हैं अवस्था फलन। ये भी एंट्रोपी भी एक अवस्था फलन है। एंट्रोपी परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बराबर एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस बराबर होगा एस फाइनल, फाइनल का मतलब अंतिम, हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे ही नीचे की तरफ अंतिम लिख सकते हैं। एस अंतिम, एस फाइनल मतलब एंट्रोपी अंत की, माइनस उसमें से घटा देंगे एस इनिशियल, एस प्रारंभिक, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, अंतिम एंट्रोपी में से प्रारंभिक एंट्रोपी को घटा देंगे, एंट्रोपी परिवर्तन निकल आएगा हमारा। जैसे हमने बर्फ से भाप बनाई थी तो आपको हमने बताया कि एंट्रोपी बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे जल के अणु अनियमित हो गए थे। तो उस केस में बर्फ से भाप बनाने के क्रम में तो एंट्रोपी का मान हमेशा एस फाइनल ज़्यादा होगा, तो पॉजिटिव आएगी, एंट्रोपी परिवर्तन प्लस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है अब आज इस टॉपिक में, मतलब इस वीडियो की अंतिम हेडिंग आपके लिए वो है आपकी मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं फ्री एनर्जी। मुक्त ऊर्जा क्या होती है, जब किसी निकाय की ऊर्जा उसके परिवेश के साथ साम्य में नहीं होती। ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूं, जब किसी निकाय की ऊर्जा उसके परिवेश के साथ साम्य में नहीं होती तो उन दोनों के बीच ऊर्जा के अंतर को मुक्त ऊर्जा कहते हैं। निकाय क्या होता था बता दिया आपको, निकाय जिसका हम एक ही बार में अध्ययन करते हैं, सैंपल, और परिवेश जो उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उनके दोनों की ऊर्जा के बीच जो अंतर होता है उसी को कहते हैं मुक्त ऊर्जा, सरल शब्दों में। लेकिन लिखेंगे कैसे, जब किसी निकाय की ऊर्जा उसके परिवेश के साथ साम्य में नहीं होती तो उन दोनों के बीच ऊर्जा के अंतर को मुक्त ऊर्जा कहते हैं। और मुक्त ऊर्जा को दर्शाते हैं हम डेल्टा, मतलब जी से, कैपिटल जी से। मुक्त ऊर्जा को कैपिटल जी, जी फॉर गन या गॉट भी कह सकते हैं, कैपिटल जी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है, काफ़ी टॉपिक्स हुए। दूसरे टॉपिक अंतिम तीसरी वीडियो में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछें या हमको पर्सनल मैसेज करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान अवश्य कराएं। और इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करें जो किसी कारणवश व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको तुरंत ही हमारी वीडियो मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।